Hello everyone, welcome to your history class. We are doing 7th chapter of 11th history. The name of the chapter is Changing Culture Traditions, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं. ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है और आज हम पढ़ने वाले हैं अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द एस्पायरेशंस ऑफ वीमेन. चलिए स्टार्ट करते हैं. ह्यूमनिस्ट कल्चर का एक फीचर ये था कि इसकी वजह से ह्यूमन लाइफ के ऊपर से रिलीजियस कंट्रोल कम होता जा रहा था. इटालियंस स्ट्रांगली जो है मटेरियल्स, वेल्थ, पावर और ग्लोरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो इररिलीजियस हो गए थे. एक ह्यूमनिस्ट फ्रॉम वेनिस के एक ह्यूमनिस्ट फ्रेंचेस्को बर्बारो ने एक पंपलेट लिखा और उन्होंने अपने पंपलेट में लिखा कि वेल्थ को एक्वायर करना भी एक वर्च्यू ही है. जैसे मनुष्य के अंदर दूसरे गुण होने चाहिए, वैसे ही ये भी एक गुण है, एक वर्च्यू है कि किस तरह से वेल्थ को एक्वायर किया जाए. लोरेंजे वाला ने अपनी बुक में लिखा, अपनी बुक ऑन प्लेजर में लिखा कि हमें हिस्ट्री को रीड करना चाहिए और हिस्ट्री पढ़ने के बाद हिस्ट्री की स्टडी ये हमें बताती है कि किस तरह से एक ह्यूमन लाइफ अपने लाइफ को, एक ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ को परफेक्शन के साथ जी सकता है. इसके साथ साथ जो क्रिश्चियंस ने प्लेजर को रिस्ट्रिक्ट किया था, यानी कि जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने मौज मस्ती को, भोग विलास के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, इसके बारे में भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया. तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें भी सही नहीं है. इस यहाँ पर इन सब बातों का मतलब ये है कि इटालियंस जो है नई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट तो हो रहे थे, जैसे वेल्थ की तरफ, मनी की तरफ, मटेरियल थिंग्स की तरफ, लेकिन इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो इररिलीजियस होते जा रहे थे, वो धर्म की बातों को नहीं मान रहे थे. यहाँ पर एक और कंसर्न था इस टाइम पीरियड पर, वो था गुड मैनर्स. लोग जो है गुड मैनर्स को एक्वायर कर रहे थे कि भाई किस तरह से वो पोलाइटली बोल सकते हैं, किस तरह से उन्हें ड्रेसअप करना चाहिए और किस तरह से वो जो है नए नए कल्चर्स को सीख सकते हैं. ओके, ह्यूमनिस्ट का मानना था कि एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को शेप दे सकता है अगर वो पावर और मनी के पीछे ना भागे, तो वो जो है अपनी लाइफ को दूसरे तरीक़ों से भी शेप दे सकता है. जैसे कि ह्यूमनिज़्म, जो ह्यूमन का नेचर होता है वो मैनी साइडेड होता है, यानी कि वो अलग अलग तरीक़ों से सोचते हैं और उन्हीं अलग अलग तरीक़ों से सोचकर वो जो है अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप दे सकते हैं. यहाँ पर निकोलो मैकियावेली ने अपनी एक बुक द प्रिंस के 15th चैप्टर में मनुष्य के स्वभाव के बारे में लिखा है कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है. वो कहते हैं कि अगर मैं इमेजिनरी थिंग्स को छोड़ दूँ, मीन्स कि जो ह्यूमन नेचर के बारे में इमेजिनरी थिंग्स हैं, जो सोचा जाता है कि भाई हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा, अगर मैं इमेजिनरी थिंग्स को सोचूं और जो बातें ट्रूली एग्जिस्ट कर रही हैं उसके बारे में डिस्कस करूं, तो लोगों को आई से दैट वेदर मैन आर डिस्कस्ड, स्पेशली प्रिंस, कि जब भी मैन को डिस्कस किया जाएगा, स्पेशली प्रिस्ट को, प्रिंसेस को, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, तो उनकी वेरियस क्वालिटीज़ को देखा जाएगा और उन्हीं वेरियस क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग वो प्रेज और कंडेमनेशन को आन कर सकते हैं. मीन्स उन्हीं क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को बहुत प्रेज की जाती है और कुछ लोगों की कंडेमनेशन मीन्स उनकी निंदा की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन जो है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि कोई एक जो है दानी माना जा सकता है, दूसरा कंजूस हो सकता है, कुछ लोगों को हितैषी माना जाता है, दूसरों को लोभी कहा जाता है, कुछ निर्दयी होते हैं, कुछ दयालु होते हैं, कुछ अविश्वसनीय होते हैं, कुछ विश्वसनीय होते हैं, कुछ व्यक्ति जो है पावरफुल होते हैं, कुछ कावड़ होते हैं, कुछ खूंखार होते हैं, कुछ साहसी होते हैं, कुछ व्यक्ति दुष्ट घमंडी होते हैं, कुछ व्यक्ति पवित्र होते हैं, कुछ कामुक होते हैं, कोई व्यक्ति निष्कपट हो सकता है, दूसरा चालाक हो सकता है, एक अड़ियल हो सकता है, दूसरा लचीला हो सकता है, एक गंभीर हो सकता है तो दूसरा फ्लेक्सिबल हो सकता है, एक धर्म को मानने वाला हो सकता है तो दूसरा जो है संदेह करने वाला भी हो सकता है. सो लोगों के अंदर जो है अलग अलग टाइप्स की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं. अब जो मैकियावेली थे वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो सभी बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, हर किसी के अंदर बुराई होती है. हाँ, उस बुराई को छुपा कर रखते हैं, लेकिन कभी ना कभी वो बुराई जो है बाहर आ जाती है. और वो बुराई कब बाहर आती है? जब मनुष्य की डिज़ायर्स, उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होती. मनुष्य की इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती तो वो अपना बुरा रूप जो है समाज के सामने दिखाता है. मैकियावेली का कहते हैं कि इसके पीछे रीज़न एक ही है, वो है एवरी ह्यूमन एक्शन इज़ सेल्फ इंटरेस्ट. ह्यूमन का हर एक एक्शन जो है सेल्फ इंटरेस्ट, यानी कि लोग सिर्फ और सिर्फ
अपने बारे में सोचते हैं, इसीलिए जो है उनकी ये बुरी क्वालिटीज़ लोगों के सामने आ जाती हैं। द एस्पायरेशंस ऑफ वीमेन, वीमेन की जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो एस्पायरेशंस थी वो इस टाइम पर क्या थी, जो ये न्यू आइडियल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप हो रही थी, उसमें विमेन को पूरी तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया था, उससे बाहर निकाल दिया गया था, मीन्स विमेन को यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया था। जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी वहाँ पर मैन ही पब्लिक लाइफ को डोमिनेट करते थे, इवन फैमिली से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते थे वो भी मैन ही लेते थे। लड़कों को ही एजुकेशन दी जाती थी ताकि वो बाद में बड़े होकर अपने फैमिली बिजनेस को संभाल सके और अपनी पब्लिक लाइफ को अच्छी तरह से रन कर सके। कई बार ऐसा भी होता था कि लड़कों को, यंग लड़कों को, छोटे लड़कों को चर्च में भेज दिया जाता था। ओके, शादी के टाइम पर जो डॉवरी विमेन को दी जाती थी वो भी फैमिली बिजनेस में लगा दी जाती थी, मीन्स डॉवरी के ऊपर भी विमेन का अधिकार नहीं होता था। और विमेन जनरली अपने हस्बैंड्स को ये भी नहीं कह सकती थी, ये भी नहीं बता सकती थी कि बिजनेस को कैसे रन किया जाए। जो मैरिजेस होती थी वो मोस्टली बिजनेस अलाइंसेस को, मतलब बिजनेस जो रिश्ते होते हैं उनको देखकर की जाती थी कि भाई हाँ, दो बिजनेसमैन हैं तो शादी के बाद जो है उनके बिजनेस अलाइंसेस अच्छे हो जाएंगे, इसीलिए जो है कई बार शादी की जाती थी। इवन डॉवरी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अगर लड़की के फादर से डॉवरी अरेंज नहीं होती थी तो लड़कियों को जो है चर्च में भेज दिया जाता था नन की लाइफ जीने के लिए। ओके, ऑब्वियसली द पब्लिक रोल ऑफ वीमेन वाज लिमिटेड एंड दे वर लुक्ड अपॉन एज कीपर्स ऑफ द हाउस होल्ड। ऑब्वियसली जो वीमेन का रोल था वो लिमिटेड था और उनको सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड कीपर्स की तरह ही देखा जाता था कि भाई बस वो घर को ही संभालें। लेकिन इसी के विपरीत जो मर्चेंट्स की फैमिलीज होती थी वहाँ पर विमेन की जो पोजीशन थी वो अलग थी। ठीक है, जो शॉपकीपर होते थे वो, उनकी जो वाइफ्स होती थी वो शॉप को संभालती थी। जो मर्चेंट्स और बैंकर्स की फैमिली की विमेन होती थी, जब मर्चेंट्स और बैंकर्स अपने किसी काम के लिए सिटी से बाहर चले जाते थे तो उनकी वाइफ उनके बिजनेस को संभालती थी। इवन अगर किसी मर्चेंट की डेथ टाइम से पहले हो जाती थी तो उसकी वाइफ जो है वो पूरे बिजनेस को संभालती थी। लेकिन अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। इस टाइम पर कुछ इंटेलेक्चुअल लेडीज़ भी हुई और ये लेडीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थी और सेंसिटिव थी इस ह्यूमनिस्ट एजुकेशन को लेकर, क्योंकि ह्यूमनिस्ट एजुकेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मैन को ही पावर दी गई थी, विमेन को इसके बारे में कुछ भी, कोई भी पावर नहीं दी गई थी। उन्हीं में से एक विमेन थी वेनिस की कैसेंड्रा फिडेले। कैसेंड्रा फिडेले ने एजुकेशन को लेकर लिखा कि सभी महिलाओं को जो है एजुकेशन लेनी चाहिए। हालांकि हमें पता है एजुकेशन ना तो उन्हें किसी टाइप के पुरस्कार देती है, ना ही कोई उनका सम्मान देती है, लेकिन फिर भी जो है हमें एजुकेशन जरूर लेनी चाहिए। फिलिंदे के इस रिटर्न से पता चलता है कि यहाँ पर लोग जो है किस तरह से एजुकेशन के मतलब एजुकेशन को कितनी इम्पोर्टेंस देते थे कि भाई हाँ, एजुकेशन सबके पास होनी चाहिए थी। ठीक है, ये उन थोड़ी सी विमेन में से एक विमेन थी जिन्होंने ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स के ऊपर क्वेश्चन लगाया था। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग पावर सिर्फ मैन के हाथों में होनी चाहिए, लेकिन फिलिंदे ने इसके ऊपर जो है क्वेश्चंस लगा दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और इनमें से एक और रिमार्केबल विमेन थी जो थी मंटुआ की मर्चिसा इसाबेल द इस्ते। मर्चिसा इसाबेल द इस्ते ने अपने हस्बैंड की गैर हाजिरी में, उनकी एब्सेंस में मंटुआ पर शासन किया था। हालांकि मंटुआ एक छोटा सा ही स्टेट था, लेकिन वहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उसके लिए मंटुआ जाना जाता था, वहाँ की इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए मंटुआ जो है जाना जाता था। राइटिंग्स, विमेंस राइटिंग्स रिवील्ड देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर। जो विमेंस की जो राइटिंग थी वो क्या दिखाना चाहती हैं कि उनके अंदर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनको भी जो है एजुकेशन के अधिकार होने चाहिए ताकि वो इस मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड में अपनी एक पहचान बना सके। लेकिन जो ह्यूमनिस्ट थे, सभी ह्यूमनिस्ट थे, वो ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने विमेन की राइटिंग्स के ऊपर भी बहुत सारी बातें लिखी। उन्हीं में से एक थी एक ऑथर एंड डिप्लोमेट बाल्थासार कॉटिलियोने। बाल्थासार कॉटिलियोने ने अपनी बुक द कॉर्टियर में लिखा है, वो कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग जो मैन और विमेन
के तौर तरीके हैं, उनके बात करने के तरीके हैं, उनके व्यवहार के तरीके हैं, वो दोनों अलग होनी चाहिए। विमेन को कभी भी मैन की तरह दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैन को जहाँ पर हट्टा कट्टा होना चाहिए, उसी तरह से विमेन को बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होना चाहिए अपने बिहेवियर में। उसे जो है हर एक टाइम पर अपनी स्वीटनेस दिखानी चाहिए, उसे मैन की बराबरी नहीं करनी चाहिए। सो इस तरह से विमेन को जो है ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए थे और उनको इम्पोर्टेंस भी इतनी नहीं दी जाती थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के एज ए कीपर्स के रूप में देखा जाता था। सो आज हम यहीं तक पढ़ने वाले हैं। आई होप जो हमने पढ़ा है आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टेल मी इन कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, देन गिव मी ए thumbs up and share my videos with your friends and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.